नमस्कार। भोरे भोर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। लगातार भारत लाइव पर आपके जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहे हैं उसके हम शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही हम आपसे एक बात निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि हम लगातार उन बातों को आप तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं कि आपसे जुड़ा हुआ कोई भी घटना या कोई भी बात अगर बिहार में होती है तो उसे आप तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। खास करके अगर देखा जाए तो लोकतंत्र से जुड़ी हुई और बिहार के राजनीति से, बिहार के विकास से और बिहार में होने वाली छोटी से बड़ी घटनाओं को यदि हम आप तक पहुंचाने में सफल होते हैं तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में सभी बातों को पीछे करके चुनावी रणनीति पूरी तेजी से शुरू हो चुकी है और उस चुनावी रणनीति में कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से हर राजनीतिक दल अपने अपने हिस्से की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। इन तैयारियों में जिस तरह से आपने देखा कि लगातार हर दल अपने अपने हिस्से का दावा बड़ी मजबूती से रख रहा है। इन दावों के बीच में आपने देखा होगा कि दो धुरी सीधे तौर पे आमने सामने टकराने के लिए तैयार नजर आ रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार या फिर कहा जाए कि कप्तान 2020 का घोषित कर दिया है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी अनबन या थोड़ी सी मुश्किलों के बाद अगर माना जाए कि एलजेपी थोड़ा बहुत यदि कमी बेशी कर भी रही है तो उसको पाटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता अमित शाह ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि आपको हर हाल में नीतीश कुमार को अपना कप्तान मानना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए महागठबंधन की बात तो महागठबंधन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति है, लेकिन इसे भी पाटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के अवसर पर सभी अलग अलग तरीके से उस जन्मदिन को मनाने का प्रयास कर रहे थे और मनाया भी, जिसमें गरीबों के स्वाभिमान, अधिकार और उनको खिलाने पिलाने की एक बड़ी फहरिस्त चली और उसको लेकर के कई तरह के दावे भी हुए। इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद से जन्मदिन अवसर पर मिलने गए। जिस तरह से इमोशनल तस्वीरें वहां से आईं उसे देख करके निश्चित रूप से आपको भी कई बातें और कई घटनाएं लालू प्रसाद से और तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई याद आ गई होंगी। इन सब के बीच कहीं ना कहीं जिस तरह से वो तस्वीरें आईं और लालू प्रसाद ने जिस तरह से केक काटते हुए अपने सभी बच्चों को सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल ऐप के माध्यम से केक खिलाने का जो सीधे तौर पे आग्रह किया कि आप सब भी केक खाइए, वो तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। लेकिन इन सब के बीच जो हिडन एजेंडा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद ने आशीर्वाद और नसीहत दोनों तेजस्वी यादव को दी है और इसके लिए दो चिट्ठियां भी आपको देखने को मिली होंगी। एक चिट्ठी तो लालू प्रसाद ने जारी किया और दूसरी चिट्ठी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जारी किया। लालू प्रसाद ने इस बात की संतुष्टि जाहिर की कि जिस तरह तेजस्वी यादव बिहार और बिहार की राजनीति को लेकर के अपने साथ चल रहे हैं, अपने साथियों के लिए साथ लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से उनके अनुपस्थिति में उन्होंने पार्टी को संभाला है उससे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सभी के आशीर्वाद की जरूरत है। मैं नहीं हूं, सभी को चाहिए कि तेजस्वी यादव का समर्थन करें और साथ दें। इसके बाद जो प्रतिक्रिया आने लगी महागठबंधन के साथियों के द्वारा, वो प्रतिक्रिया आपको जरूर जाननी चाहिए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का अभिमान और स्वाभिमान जो होता है वो दोनों की बात अब होने लगी है। तेजस्वी यादव को आरजेडी ने अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो घोषित कर ही दिया है और इसके साथी दलों से अभी तक राय मशवरा नहीं हो सका है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की लगातार बात हो रही है। अब इसके आड़ में कुछ बातें सामने आई हैं। जो सामने आपको नजर आ रहा है, जो बयानों में नजर आ रहा है, उसकी बात आप छोड़ दीजिए। पर्दे के पीछे जो राजनीति हो रही है और रणनीति बन रही है, उस रणनीति पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये रणनीति जो भारत लाइव आपको बता रहा है और जो हमारे सूत्रों के माध्यम से या अलग अलग नेताओं से बातचीत के बाद जो पता चली है, उस रणनीति में कहीं ना कहीं एनडीए के पूरी गतिविधियों पर महागठबंधन के नेताओं और पार्टियों की नजर है। कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है और सभी मिल करके इस बार चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से लड़ेंगे। इस बीच कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से
अलग अलग दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उसका सीधा मतलब है कि वो सभी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के बनते ही समाप्त हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, जिसे भी हम आपको बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी कैसे काम करेगा और उसमें क्या कुछ बातें होंगी। इससे पहले हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं से, बड़े पदाधिकारियों से जब हमारी बात होती है तो वो सीधे तौर पे एक ही बात कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। तेजस्वी यादव के बनने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारी मांग सिर्फ इतना ही है कि कोई भी इस महागठबंधन को डोमिनेट न करे, सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करें और उस सामंजस्य के साथ आगे चलें। बिल्कुल इसी तर्ज पर आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी लगातार अपने बयानों के माध्यम से दबाव बनाने की प्रयास कर रहे हैं और दबाव के लिए वो अलग अलग तरह से रणनीति भी बना रहे हैं। कई बार उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी के बड़े नेताओं को चाहिए कि वो बैठ करके आपस में मशवरा करें और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर आगे की रणनीति तैयार करें, क्योंकि सामने जो खड़ा दुश्मन है, विरोधी है, उसे हराना इस बार बहुत ही जरूरी है। जब हमारी बात मुकेश सहनी से होती है तो मुकेश सहनी भी यही बात कहते हैं। उनका कहना है कि जब गठबंधन होता है तो उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, काम के आधार पर चीज़ों का निर्धारण होता है और सबको बराबर सम्मान, सीटें कम हो या ज़्यादा हो ये एक अलग बात है, पर सम्मान सबको बराबर चाहिए और एकजुट होकर, एक साथ होकर सभी प्रयास करें जिससे परिणाम बेहतर आते हैं। वहीं अगर बात करें मदन मोहन झा की, तो मदन मोहन झा भी पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं कि आने वाला जो 2020 का चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के पक्ष में जाएगा। सारी परिस्थितियां और सारी स्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार और एनडीए के बीच जो कुछ भी सामने से नजर आ रहा है उसमें बहुत सारे पेंच फंसे हुए हैं। मदन मोहन झा एक सुलझे हुए और पुराने राजनीतिज्ञ हैं, बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को बहुत संतुलित ढंग से रखते हैं और इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी बातों को बहुत ही संतुलित ढंग से रखते हैं और वो भी लगातार इस बात को का प्रयास करते रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट हो। अब आपको बता दें कि महागठबंधन की एकजुटता में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। जहां तक रहा सीटों के शेयरिंग का समझौता, तो जैसा कि मुकेश सहनी से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि 2015 में जिस तरह से चुनाव लड़े गए थे, 101 सीट पर जेडीयू और 101 सीट पर आरजेडी लड़ी थी और 41 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। बिल्कुल उसी तरह से हमें एक फार्मूला तैयार करना चाहिए और उस फार्मूला के आधार पर हर किसी को अपनी अपनी भागीदारी और सीटें बता देनी चाहिए और तय कर लेनी चाहिए, जिससे कि सभी को तैयारियां करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हम तैयारियों को बेहतर ढंग से करके अपने विरोधियों को करारा जवाब देंगे। सबको पता होना चाहिए कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है और कितनी मजबूती से लड़ रहा है। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और अन्य गठबंधन के दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उन तैयारियों को एक साथ एकजुट होकर और एक जगह एक सभा में हम सभी मौजूद होकर के बिहार की जनता को संदेश दें कि रोजगार सृजन कैसे होगा, लोगों को खुश कैसे कर सकते हैं, बिहार का विकास कैसे हो सकता है और बिहार के संसाधनों का बिहार के लोगों के लिए किस तरह से उपयोग करके उसे परिणाम में और अवसर के रूप में तब्दील किया जा सकता है। मुकेश सहनी एक बड़े व्यवसायी हैं। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की टीम के माधव आनंद बेहतर अर्थशास्त्री हैं और वो एक युवा भी हैं। उनका भी लगातार ये प्रयास है और कहना है कि वो चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में बिहार का विकास सबसे अहम होना चाहिए और हमारी पार्टी और गठबंधन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि एक नया अमेंडमेंट हुआ है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से 2015 की तरह कमान संभाला है बिहार का और इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन है। पिछली बार 2015 में उन्होंने जदयू के लिए कमान संभाला था और भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है कि पटकनी देने में उनका जो योजना था वो पूरी तरह से कारगर साबित हुआ था। जिस तरह से उन्होंने लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और कांग्रेस को एकजुट किया था, वैसे ही इस बार भी वो एक रणनीति के तहत सभी को एकजुट लाने का प्रयास कर रहे हैं और एक ही रणनीति और एक ही मंच से सभी हुंकार भरेंगे।
देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर के आने से कितना अंतर पड़ता है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने रुख किया है फिर से महागठबंधन की तरफ का, महागठबंधन के कई दल लगातार प्रशांत किशोर के संपर्क में थे, संपर्क कर रहे थे। इसके बाद प्रशांत किशोर का इस तरह का अगर प्लान है और कांग्रेस के साथ जुड़ करके वो आगे की रणनीति बनाते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा रणनीति में अंतर जरूर होगा। और जिस तरह से कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, अगर कोऑर्डिनेशन बन जाता है, कांग्रेस के हाथ में कमान आता है, तो किसी भी दल को कोई आपत्ति नहीं होगी। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव को मानने के लिए सभी तैयार हैं, वहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी कांग्रेस जो कि दूसरी सबसे बड़ी दल है महागठबंधन की, उसको देने के पक्ष में सभी नजर आ रहे हैं। ऐसा होता है तो निश्चित रूप से महागठबंधन एकजुट होगा और एक बड़ा जो धड़ा है, जो बड़ा विरोध है, विद्रोही है और जिससे लड़ाई लड़नी है एनडीए, उसको पटकनी देने में कामयाबी हो सकती है। इन सब बातों को लेकर के आपको बता दें कि पूरी तैयारी चल रही है और उस तैयारी में कहीं ना कहीं अब अंतिम रूप में दिए जाने की बात भी कही जा रही है। एक सप्ताह के अंदर परिवर्तन होंगे और परिवर्तन के बाद कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि एक नए रंग रोगन और रूप में आपको महागठबंधन नजर आ सकती है बिहार में। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। विश्लेषण कैसा लग रहा है आप जरूर हमें बताएं, अपने विचार भी दें, जिससे कि हमें जानकारी मिले कि आपके विचार और आपकी राजनीतिक सोच कहां पहुंच रही है। हम जहां पहुंच रहे हैं क्या हम सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं। नमस्कार।